जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डीएलडी के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप भी सरकारी कॉलेज का सपना देखे हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पहला सवाल है साथियों, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साइमन कमीशन भारत कब आया था साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे 1928। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल बनेगा दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आप याद रखोगे, ये दोनों सवाल आपके पेपर में हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैं आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ है साथियों, उसी पैटर्न को देखते हुए आपके लिए ऐसा सवाल तैयार किया गया है जो कि सीधे आपके पेपर में एक एक प्रश्न आपको हुबहू देखने को मिलेगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बिल्कुल आप सही करोगे 1928 से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किस घटना के साथ किया था? आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको पूछेगा साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो किया गया था महात्मा गांधी जी ने किस घटना के साथ किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ और कौन सा घटना हो रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो बताइए तो 1930 में और कौन आंदोलन हो रहा था? असहयोग आंदोलन नहीं हो रहा था, यह 1920 में हुआ था। ठीक है, चलो। डांडी मार्च की बात करेंगे तो डांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा आंदोलन भी शुरू किया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको छपेगा साथियों। चलिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, और आपका एग्जाम सेंटर कहां पड़ा है साथियों? कमेंट करके बताओगे। 3 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको छपेगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट में जवाब दोगे अगर आपको पता हो तो, बिल्कुल आप सही करोगे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान कब लागू हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का प्रश्न है जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। संसाधन बचाओ भविष्य बनाओ का नारा किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, संसाधन बचाओ भविष्य बनाओ का नारा किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? सीधे आपके पेपर से यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आप याद रखना साथियों, पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। संसाधन बचाओ भविष्य बनाओ का नारा किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? पर्यावरण संरक्षण से। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट कर दोगे साथियों, आपका एग्जाम डेट कब है एक बार देखिएगा। किसी बच्चे का भी बहुत आगे एग्जाम डेट है तो कमेंट करके बताओगे, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे सकूं। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल का प्रश्न है जो सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? बिल्कुल बताओगे। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा नील नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? नील नदी, आप याद रखना।
विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है साथियों? नील नदी। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद रखना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो, और आपके पेपर में अगले शिफ्ट या अगले एग्जाम डेट में पूछेगा कोसी नदी कहाँ से निकलता है? आप बिल्कुल सही करोगे, कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान से निकलता है आपके पेपर में। यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का आधार क्या है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। लोकतंत्र का अधिकार होता है साथियों जनता की भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, जनता की भागीदारी। आपका आने वाला 8 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? सीधे आपके पेपर में यह सवाल छपेगा। बिल्कुल आप सही करोगे साथियों, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी एग्जाम अगले डेट में है, एक बार कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? अगले शिफ्ट में पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपके पेपर में सवाल बनाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके पेपर में सवाल बनेगा। बिल्कुल आप सही करोगे, थॉमस मुनरो के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखना, पंजाब के कहाँ में हुआ था साथियों? अमृतसर में हुआ था। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बिल्कुल सही करोगे, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। इसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा साथियों, इसमें महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। चलो, 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, जवाब दोगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 7वां। ऑप्शन नंबर सी, 7वां आप बिल्कुल सही करोगे। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है साथियों? ठीक है, बिल्कुल आप सही करोगे, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में आप याद रखना, भाग 9 में आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है साथियों? भाग 9 में। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, रबी की फसल। रबी की फसल किस मौसम में काटी जाती है साथियों? बताइएगा। आपके पेपर में सवाल बनेगा, रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में यानी जाड़ा मौसम में आ, काटी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों,
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखना, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर बी। वनों की कटाई पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का स्थापना कब हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल आप सही करोगे। 1945 में। कब हुआ था? 1945। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 आप याद रखना, ठीक है साथियों। चलो, आपका 19 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, अरावली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, अरावली, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ में किया था? आप बिल्कुल याद रखोगे, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनका भी एग्जाम डेट बचा है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी नई नई वैकेंसी आएगी साथियों, आपको सबसे पहले मिलेगा। जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा साथियों, सारा ग्रुप में आपको फ्री में दे दिया जाएगा। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बिहार डीएलएड लिखकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब आइए हिंदी के प्रश्नों को करते हैं, जो सीधे आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। यशोधरा किसकी रचना है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, यशोधरा किसकी रचना है? बिल्कुल आप सही करोगे, मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन नंबर सी। यह किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलिए, अंधेरे नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? आप बिल्कुल सही करोगे, अंधेरे नगरी के नाटक के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अंधेरे नगरी नाटक के लेखक कौन है साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, उपकार शब्द का विलोम क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार होता है, ऑप्शन नंबर बी। उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? क्रोध को और भड़काना, ऑप्शन नंबर बी। क्रोध को और भड़काना, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे साथियों? सर्वज्ञ कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। जो सब कुछ जानता हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं। कमल को जलज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो जलज नहीं होगा। पंकज तो बोलते हैं, नहीं होगा। नीरज बोलते हैं, नहीं होगा। रसाल हम लोग आम को बोलते हैं, तो रसाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा साथियों? बिल्कुल करेक्टेड होगा। चलिएगा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। चलो, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? कमेंट में जवाब दोगे। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस में आलय, ऑप्शन नंबर ए। हिम प्लस में आलय याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा।
कमल नयन में कौन सा समास है साथियों? सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। कमल नयन में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आपके सीधे पेपर में यह सवाल बनेगा। कमल नयन में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय समास है, याद रखना, कर्मधारय समास। ठीक है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, बताइएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है? एक गलती लिखा हुआ है, एक गलती लिखा हुआ है, ये सही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें व के ऊपर र रहेगा, वो वाला बिल्कुल आपसे सही रहेगा। ठीक है साथियों, चलो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। सूर्यदास जो हो जाएंगे, यह ब्रज भाषा के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? तो बताइएगा, हाथी का हथनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? बिल्कुल याद रखोगे, आकाश का उल्टा पाताल। ऑप्शन नंबर ए, आकाश का उल्टा क्या होता है साथियों? पाताल। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अल्पायु का अर्थ क्या होता है साथियों? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अल्पायु का उल्टा हो जाएगा दीर्घायु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? अच्छा, वो मतलब नहीं पूछा, उसका उल्टा नहीं, अल्पायु मतलब कम आयु वाला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 36 नंबर आपका सवाल है साथियों, कारक के कितने भेद होते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। राम ने खाना खाया, इसमें कौन सा काल है साथियों? राम ने खाना खाया, यह आपका भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है साथियों? याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं सधुकड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आपकी हिंदी में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे, आप याद रखना। ठीक है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के प्रश्न हैं। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 39 नंबर का हम सभी कोई बच्चे का जवाब कमेंट में देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस में ऋषि। ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस में ऋषि, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, पीताम्बर में कौन सा समास है साथियों? पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है साथियों? तो पीताम्बर, ये आपका एक प्रकार का पीताम्बर हम लोग भगवान को ही बोलते हैं, तो एक प्रकार का यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गोदान के लेखक कौन है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। आंख का पर्यायवाची शब्द है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, आंख का पर्यायवाची शब्द है लोचन। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन। चलो, 45 नंबर आपका सवाल है, स्वागत में कौन सा संधि है साथियों? याद रखना, स्वागत में आपका यन संधि हो जाएगा। याद रखना, स्वागत में आपका कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि। चलिएगा, अब हम लोग मैथ के सवाल की ओर चलते हैं, जो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यदि किसी संख्या का 20% का मान 40 है, तो उस संख्या का मान क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है साथियों, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, का 20% यानी 20 वटा कितना हो जाएगा? 100। 20% यानी 20/100 का मान कितना है साथियों? 40 है, तो बराबर में हम लोग 40 कर देंगे। ठीक है, 20 से 40 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200। x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। बनाने को सीख लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है, एवं उनका योग 70 है। मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या है, उसका अनुपात दिया है 3:4, तो इसको हम लोग 3x + 4x के रूप में तो लिख सकते हैं। ठीक है,
अब योग कह रहा है तो बीच में प्लस कर दिए, बराबर में 70। जब आगे चलेंगे तो 3 और 4 कितना होता है 7, x बराबर 70। अब 7 से 70 काटेंगे 10 बार में, तो x बराबर में कितना कटेगा 10। ऑप्शन नंबर x बराबर 10 आया, लेकिन इसमें पूछा कि छोटी संख्या, तो 3 और 4 में छोटा कौन होगा 3, तो 3x, और 10 हमारा x का मानेगा, 3 गुना 10, तो कितना हो जाएगा साथियों 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, साधारण ब्याज का प्रश्न है साथियों। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा 500, मूलधन आपका कितना हो जाएगा 500, ठीक है। और एक मिनट मूलधन आपका 500, दर 2 वर्ष, 10% आपका है 10 बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा देंगे तो 5 दूनी 10, 10 में 10 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसका बनाकर आप लोग कमेंट में जवाब दोगे। चलना, रूट 144 प्लस 8 का मान क्या होगा, तो रूट 44, 144 का मान 12 और 64 का 8, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलना, आपका आने वाला अगला सवाल है, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बताइएगा। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 100, तो आपका लाभ आ जाएगा, 500 में खरीदा 600 में बेचा तो 100 रुपया का लाभ होगा, ठीक है। तो 100 गुना 100, अब बट्टा में क्रैमुल आपका कितना हो जाएगा 5, तो 100 से 500 कितना बार है 5, 5 से 100 20 बार में, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा 1 2 3 4 5, इसका औसत आपको निकालना है, तो सभी का जोड़ देंगे तो जितना ऐड करना पड़ेगा 3 3 6 6 4 10 10 5 15, अब बट्टा में 5 होगा तो यानी 3, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल सिंपल, इसका मान तो आप लोग भी बता सकते हो, ये भी सिंपल है। कितना दूरी तय करेगा, 40 किलोमीटर चल रहा है तो 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, आप लोग गुना कर दीजिए, आंसर कंप्लीट है। एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।